फोटोकेमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? तो a photochemical reaction may be defined as a reaction which is included and influenced by the action of light on the system। तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट के द्वारा इंड्यूस्ड एंड इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब क्या हो, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो वह अगर लाइट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे इसके में एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिसोसिएशन रिएक्शन बताया जाता है कि 2HBr जो है वह Hµ की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होकर के H2 और जो है Br2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? तो देखो Hµ की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन ही फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन देखें तो दूसरा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो होता क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें तो कोई दो मॉलिक्यूल्स जो है वह फोटो इंड्यूस्ड होता है, फोटो इंड्यूस्ड लाइट की उपस्थिति में इंड्यूस्ड होगा और इससे यह कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर के 2HCl का फॉर्मेशन अगर करता है तो ही यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए तो थर्ड रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज होकर के कोई दूसरा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, जैसे कि 2O3, ये है O3, ओजोन को डिनोट करता है। ठीक है, ओजोन। और ओजोन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इसका जब हम Hµ की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं तब यह क्या करता है? तो यह जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 जो है प्रोड्यूस करता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह डिकम्पोज हो जा रहा है ओजोन से और क्या फॉर्म कर रहा है? तो O2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा चौथा जो रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन होता है हमारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगे तो इसको देखें तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? तो दो मॉलिक्यूल जो होंगे उनका डिकम्पोज होगा। जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल का डिकम्पोज होगा, एक मतलब बोल रहा हूँ कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल का हाँ डिकम्पोजिशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। तो देखें C6H12 का जब हम Br2 के साथ फोटोकेमिकली ट्रीट करते हैं तो यहां से हमको क्या मिल जाता है? तो यहां से हमको मिलता है C6H11
Br और यह डिकम्पोज होकर के HBr देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था वह डिकम्पोज होकर के एक Br के साथ बना लिया HBr, और यहाँ देखें जो एक हाइड्रोजन की कमी हुई उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ जो Br है वह आकर के इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो दो मेन मॉलिक्यूल हैं, इनका डिकम्पोज होकर के टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फोटो केमिकल रिएक्शन के तहत इसको भी लिया जाता है और इसका नाम होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखें तो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री का जो लॉ है या रूल है वो क्या है, तो इसके बेसिस पे फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है, these are two laws of a photochemistry which is explained in the photochemical reaction। तो फोटोकेमिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन के लिए मेनली टू टाइप्स के लॉ का यूज किया जाता है। टू टाइप्स के लॉ का यूज किया जाता है। पहला होता है द गॉथर्स-ड्रॉपर लॉ, द गॉथर्स-ड्रॉपर लॉ, एंड सेकेंड होता है द स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, द स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेनली हम लोग जो है दो टाइप के रिएक्शन का यूज करते हैं, वो सॉरी दो टाइप के लॉ का यूज करते हैं, जो होता है गॉथर्स-ड्रॉपर लॉ और स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। तो फिलहाल के लिए यह जो है तुम लोगों के अभी इस ईयर के सिलेबस में नहीं है, तो इस ईयर के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग जो है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है नहीं देखेंगे, मतलब वह लॉ क्या है इस चीज के बारे में फिलहाल नहीं देखेंगे। ये कब देखोगे तुम लोग के फोर्थ सेमेस्टर में फोटोकेमिस्ट्री का, तो उस समय पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन ये है कि उसके लॉ जो है दो टाइप के होते हैं, इसलिए इसको बता दिए कि ये होते हैं। इसी में आगे देखें तो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्वांटम यील्ड। परिभाषा पूरा बहुत लंबा छोड़ा दिया है। चलो, तो इसमें पहला जो है हमारा वो होता है द गॉथर्स-ड्रॉपर लॉ। तो ये जो गॉथर्स-ड्रॉपर लॉ है इसमें इसको जो है गॉथर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ग्रॉथर्स 1818 में एंड 1841 में J.W. ड्रॉपर के द्वारा दिया गया, के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था या लॉ दिया गया। ठीक है, इसका परिभाषा देखें तो इसका परिभाषा बोलते हैं when a light falls on any substance only the fraction of incident light which is absorbed by the substance can bring about a chemical changes. Reflected and transmitted light do not produce any such effect। तो इसकी परिभाषा में बताया गया इन्होंने कि जब हम किसी सब्सटेंस
पर लाइट फॉल कराते हैं, लाइट फॉल, फॉल में तो समझ में आता है, फॉल्स, लाइट फॉल कराते हैं, फॉल कराते हैं मतलब उस पर गिराते हैं, समझ में, हाँ? तो जब हम किसी सब्सटेंस पर लाइट को गिराते हैं तब तब इंसिडेंट लाइट के फ्रैक्शनल या इंसिडेंट लाइट के फ्रैक्शन पार्ट का ही सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जब हम किसी सब्सटेंस पर लाइट गिराते हैं तो वह उस लाइट के इंसिडेंट लाइट, उस लाइट के इंसिडेंट लाइट नहीं सुना? आपतित किरण, आपतित किरण मतलब जो आता है जितनी फ्रीक्वेंसी में आता है, क्लियर है? तो इंसिडेंट लाइट तो आपतित किरण के फ्रैक्शनल पार्ट का ही सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पूरे आपतित किरण जितना आ रहा है उतने सब का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो उसमें से कुछ पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसका बोले जाए कई फ्रैक्शन है, जैसे मान लो इतना लाइट आ रहा है, इसमें से इसको ऐसा ऐसा काट देंगे तो इसमें से इतने ही पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट का ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है। कंप्लीट इंसिडेंट लाइट को नहीं किया जाता, ठीक है? तो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है बाय द सब्सटेंस, कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस। इस एब्जॉर्प्शन के द्वारा सब्सटेंस पर, इस एब्जॉर्प्शन के द्वारा सब्सटेंस पर केमिकल चेंज होता है, ठीक है? तो क्या होता है, देखो इस एब्जॉर्प्शन के द्वारा सब्सटेंस पर केमिकल चेंज हो, जितना फ्रैक्शनल भी अगर करता है तो उसके कारण भी क्या होगा, उसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। बट इसके अतिरिक्त सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस के नहीं, इसके अतिरिक्त लाइट इसके अतिरिक्त सब्सटेंस के द्वारा लाइट के अदर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये होता है अदर प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या कहा कि जो सब्सटेंस है उस पर हम लाइट जब गिराएंगे तो उस लाइट जो गिर रहा है वो लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट कंप्लीट रूप से सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कितना एब्जॉर्ब होगा, तो फ्रैक्शनल मात्रा में वह एब्जॉर्ब होगा।
और उसी फ्रैक्शनल मात्रा के कारण से जो सब्सटेंस का की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी मोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही काम होता है इंसिडेंट लाइट के द्वारा। अब होता क्या है, तो जो यहाँ पे सब्सटेंस होगा वह सब्सटेंस जो लाइट की अदर प्रॉपर्टीज है, लाइट की अदर प्रॉपर्टीज क्या होगी, अब देखो उस पर कोई भी सब्सटेंस है उस पर लाइट गिरेगा तो क्या होगा, यहां से लाइट ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्ट होगा या स्केटर्ड होगा या और अदर कुछ होगा। तो उनकी जो अदर प्रॉपर्टीज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, ओनली क्या हुआ, फ्रैक्शनल चेंज होगा तो केमिकल जो सब्सटेंस है उसी पर ही केमिकल चेंज दिखेगा और उस केमिकल चेंज के कारण से जो लाइट की अदर प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, इसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर है? क्या? हाँ क्या? मतलब लाइट पड़ता है तो क्या चेंज है, मतलब लाइट का प्रॉपर्टी चेंज है, मतलब रिफ्लेक्शन और क्या? देखो होता क्या है, ये देखो तो ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस पर तुम लाइट जब दोगे ऐसा तो होता क्या है, यह रिफ्लेक्शन इस सब्सटेंस के द्वारा चेंज कर दिया जाता है कि यह डिपेंड करेगा सब्सटेंस पर कि सब्सटेंस कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कितना ट्रांसमिट करता है। तभी तुम क्या बोलते हो, जैसे ये जब प्रैक्टिकल किए हो तो वो क्या ऐसे किए तो सब्सटेंस थिकनेस होने के कारण से उसको ऐसा रिफ्लेक्ट किया। क्लियर है? तो ये क्या होता है, सब्सटेंस के कारण उसकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे कि जो सब्सटेंस है उस पर जब हम लाइट डालते हैं तो लाइट डालते हैं तो ओनली सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को ही वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और दूसरा चीज फाइनल रूप से ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का या ट्रांसमिशन होगा वह सब्सटेंस के बेसिस पे डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मली डिपेंड करता है कि यह जो सब्सटेंस है वह कितना थिकनेस में है, कितना मोटा है कि कितना पतला है, इस बेसिस पर। जैसे होता क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, अपने अभिलंब कोण की ओर मुड़ जाता है, ऐसा बोलते हो। क्लियर है? तो वो प्रॉपर्टीज जो है इस सब्सटेंस के द्वारा नहीं दिखाई देती, मतलब जो नॉर्मल मिलना चाहिए था नॉर्मल ही हम, मतलब वो सब्सटेंस है जितना अब्सॉर्ब वो करता है कर लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर ट्रांसमिट कर देगा। इस सब्सटेंस के कारण रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में या रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज शो नहीं करा। यही क्या है, तो गॉथर ड्रॉपर्स लॉ। क्लियर है? तो इसमें देखो केमिकल चेंज हो रहा है लेकिन सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन उस केमिकल चेंज के कारण से इसकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितना भेजते हैं उतना ही देखो ये नहीं मतलब एक निश्चित तौर की जो एनर्जी होती है वो बॉडी को ही मतलब ऑब्जर्व करेगा, इधर से मतलब नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बोल रहा है देखो वो गलत समझ गया। जितना भेजेगा उतना रिफ्लेक्ट करेगा, सोच रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वैसे में तो फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, जितना लाइट होता है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, लाइट सोर्स बंद हुआ तो जितना लिया हुआ था उतने को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो होता है ब्लैक बॉडी। यहाँ पर बस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोला, जितना इंसिडेंट लाइट है सभी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट का एब्जॉर्प्शन किया। उस फ्रैक्शनल पार्ट के एब्जॉर्प्शन के कारण सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंज हुआ, यह इससे निकलने वाला जो रिफ्लेक्शन लाइट है और जो ट्रांसमिशन लाइट है इसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं करता, ये बोलो। अब इसमें तुम ये कंपेयर नहीं करोगे कि इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना था और रिफ्लेक्टेड लाइट का भी फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जो अभी तुम बोलने जा रहे हो ये नहीं बोल सकते। कितना रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, यह हम नहीं बता सकते।
क्लियर है? इसमें सिंपल से बोलते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है उस केमिकल चेंज के कारण जो लाइट की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज होती है इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो ये होता है हमारा गॉथर्स प्रॉपर। ठीक, दूसरा इसमें है हमारा स्टार्क आइंस्टीन लॉ। दूसरा द स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो देखो स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या होता है, तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ को स्टार्क 1908 एंड आइंस्टीन का 1912 आइंस्टीन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, इसके परिभाषा में क्या बोला जाता है, इसके परिभाषा में बोला जाता है each molecules which take part in a chemical reaction absorb on quantum of light which induced the reaction, briefly one molecule on quantized। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोला जाता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जिसे हम लाइट देते हैं वह मॉलिक्यूल्स लाइट को क्वांटा, सुने हो, क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करता है, क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करता है तथा उसको क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करता है तथा हो गया। क्या बोला, क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करता है। अब क्वांटा के रूप में एब्जॉर्ब करता है तो जो क्वांटा होता है वह उस मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंज शो करे। तो क्वांटा एब्जॉर्ब जो हुआ है यहां लिख सकते हो, क्वांटा के कारण मॉलिक्यूल्स रिएक्शन इंड्यूस्ड करेगा। जो क्वांटा वो एब्जॉर्ब किया वह क्वांटा अब क्या कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में रिएक्शन को प्रेरित कर रहा है, रिएक्शन कर ऐसा करके वो प्रेरित करता है। ये होता है हमारा स्टार्क आइंस्टीन इक्वेशन। तो यहां पे होता क्या है, तो वन मॉलिक्यूल्स के द्वारा वन क्वांटा वन मॉलिक्यूल्स के द्वारा वन क्वांटा लाइट के बेस पर रिएक्शन होता है। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं स्टार्क आइंस्टीन जो लॉ होता है वो क्वांटम थ्योरी पर आधारित। तो होता क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, वह मॉलिक्यूल पर जब हम लाइट देते हैं तो वह एब्जॉर्प्शन जो है वह क्वांटा के रूप में कर रहा है, और ये जो क्वांटा जो एब्जॉर्ब किया है
इसी के कारण से मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन इंड्यूस्ड हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक जो मॉलिक्यूल्स जो होगा के द्वारा 1 क्वांटा लाइट के बेसिस पर रिएक्शन, मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल है अगर, जैसे एग्जांपल, तो मान लो ए बी एक मॉलिक्यूल है, ए बी एक साथ है, यह सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटा लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण रिएक्शन प्रोड्यूस करे। तो यह एक क्वांटा, KH मींस क्वांटा होता है, बंडल्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। तो एक क्वांटा के कारण से यह रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा हमको? बॉन्ड ब्रेकिंग, ट्रांजिशन मिलेगा। और ट्रांजिशन स्टेट से यह टूट करके क्या मिलता है? ए अलग और बी अलग। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, याद आ रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इधर से इधर लिए थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? डिसोसिएशन कर रहे हैं। डिसोसिएशन कर दिए तो इसको एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर टूट जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेज है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेज है। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होता है, तो यहाँ पे 1 क्वांटा का यूज किया जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक ही क्वांटा के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ का इंट्रोडक्शन। इसमें अगला पॉइंट हम लोग डालेंगे क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड या फिर एक दूसरा वर्ड नहीं, लॉ खत्म हो गया। अब ये अगला टॉपिक है क्वांटम यील्ड। ठीक है, इसका क्या है, इसका डिटेल है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एग्जांपल के थ्रू, तो जब फोर्थ सेम में आओगे तब पढ़ लेना उसको। लेकिन ये कि क्या है, इस चीज को हम सिंपल सा जानते हैं। एग्जाम में इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतने तक ये लॉ होता है। लॉ के बाद सीधा आ जाओगे क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम इफिशियंसी, उसी को बोला जाता है इफिशियंसी या फिर क्वांटम यील्ड। किसको बोलते हैं, तो बोला जाता है इसको तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं क्वांटम यील्ड का। इसमें बोला जाता है कि इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब्ड टू अंडरगो द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटा ऑफ एब्सॉर्ब्ड एनर्जी। केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक क्वांटम केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक क्वांटम केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक क्वांटम इट इज द नंबर। देखो तो यह क्या होता है, बोल रहे हैं यह नंबर होता है किसका, तो ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, ये नंबर होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। कैसे, तो मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व्ड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, टू अंडरगो जो अंडरगो मतलब के अंदर में जा रहा है। ठीक है, अंडरगोस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व्ड टू अंडरगो द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि कोई केमिकल जो रिएक्शन है उसमें जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर क्वांटम के बेसिस पर, इधर सुन लो क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला। इसमें मैं बोल रहा हूँ कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वह केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है तो पर क्वांटम, ठीक है, और इस पर जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगा, ठीक है, जो रिएक्शन हुआ उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वह किस बेसिस पे हो रहा है तो पर क्वांटा के बेसिस पे हो रहा है और उसमें जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, ठीक है, उसमें जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है दिस नंबर को हम मतलब उस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बोलेंगे तो क्वांटम यील्ड कहेंगे। केमिकल रिएक्शन है, हाँ उसकी एनर्जी, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम क्वांटा के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है, तो क्वांटा क्या होता है किसका, हाँ एनर्जी का। तो ये देखो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बोला तो कितना क्वांटा वो एब्जॉर्ब किया, उसके नंबर को या उस मॉलिक्यूल के द्वारा कितना क्वांटा एब्जॉर्ब किया गया उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं क्वांटम यील्ड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, मॉलिक्यूल के द्वारा कितना नंबर के क्वांटा का एब्जॉर्ब किया गया जो कि होता है एब्जॉर्ब एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड या क्वांटम इफिशियंसी। ठीक है, अब देखो इसमें इसको क्वांटम यील्ड या क्वांटम इफिशियंसी को हम लोग फाई से दिखाते हैं, फाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू, फाई क्या होता है तो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, तो फाई इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, और वो जो रिएक्ट हुए उसमें क्या बोल सकते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब क्या बोल सकते हैं क्वांटा का नंबर जो कि रेडिएशन से एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है देखो ए बी अगर मॉलिक्यूल है, इस पर क्या बोल रहे हैं नीचे में नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, वह रेडिएशन का कितने क्वांटा को क्या किया है एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ पे देखो इसका जो नंबर होगा ये लिखाएगा यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है वो लिखाएगा यहाँ, ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड फाई, और फाई क्या होता है तो क्वांटम यील्ड होता है या फिर क्वांटम इफिशियंसी। क्लियर है ये चीज, आगे देखिए इसको दूसरे टर्म्स में लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स दैट रिएक्ट, नंबर्स ऑफ आइंस्टीन फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब, इसी जो फॉर्मूला है इसको आइंस्टीन के द्वारा ऐसा दिया गया था नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो इसको मोल्स में लिख रहा है ना दैट रिएक्ट, और नीचे में नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन
absorbed, ठीक है, आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आइंस्टीन क्या होता है? मेरे को पता था ऐसे आइंस्टीन क्या किया है, क्वांटा, क्वांटा का नंबर दिया, लेकिन कितना? तो 1 मोल में, 1 मोल में नंबर ऑफ क्वांटा, ऊपर देखो लिखा है क्या, 1 मोल लिखा है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करा रहे हैं। अब उस मोल में जितना क्वांटा एब्जॉर्ब होगा, 1 मोल में जितना क्वांटा एब्जॉर्ब होता है, दैट इज इक्वल टू होता है 1 आइंस्टीन, 1 आइंस्टीन। और यही चीज लिखा हुआ है यहाँ। ना ना ना, वो 1 आइंस्टीन बराबर नंबर ऑफ, मतलब 1 मोल क्वांटा, हाँ फिक्स कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं मतलब H इज इक्वल टू कितना, या ये लिखियो H पाई बाई 2, सॉरी H क्रॉस इज इक्वल टू H बाई 2 पाई, ऐसा लिखते हो, फिक्स राशि है। H क्रॉस लिख रहे हैं मतलब H बाई 2 पाई ही लिखना है। तो उसको कोई दिया होगा, नहीं तो हमको कहां से पता कि कितना था वो, क्लियर है। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ क्वांटा होगा, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन, 1 आइंस्टीन। जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर वाला देखे होंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, इधर बोलोगे कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अच्छा ठीक, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000। ये बताएं कैसे पता, कोई फिक्स किया है उसको कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। और मान लो ये रहा था मोल, सेंटीमीटर की जगह में मान लो है मोल, और यहाँ पे क्या है, तो ये क्वांटा है। तो इसी चीज को दिया है आइंस्टीन। मतलब क्या बताया कि 1 मोल में 10 क्वांटा होता है, इसको हम लोग 1 आइंस्टीन बोलेंगे। समझ में? फिलहाल ये चीज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 10 ही होगा, ये मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल में कितना भी नंबर हो, 1 मोल में अगर प्रेजेंट है तो 1 आइंस्टीन। अब क्वांटा वो फिक्स किया होगा, जैसे इसमें 10 मिलीमीटर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ वो फिक्स किया होगा, ठीक है। तो 1 आइंस्टीन देख लेना कितना फिक्स किया है उसको। बताता है क्या हूँ, सोचते क्या हो। अब यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ मोल बोला है, तो यहाँ पे मान लो 10 मोल है, तो अब आइंस्टीन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे पता? यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 मोल में सिर्फ 1 ही आइंस्टीन होगा, ये मैं बोला हूँ अभी तक। तो कैसे बोल दिया कि 10 आइंस्टीन होगा? मैं ये चीज अभी बोला हूँ क्या नहीं, तो क्या होगा, तो मान लो 10 मोल है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आइंस्टीन हो। समझ में? अगर तुमको पता रहेगा कि 1 मोल में 1 आइंस्टीन होता है, मान लो, तब के कंडीशन में बोल सकते हो कि 10 मोल में 10 आइंस्टीन होगा, ऐसा कर। ये पता रहेगा तब, लेकिन है नहीं पता हम, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, तो जो 10 मोल होगा उसमें डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आइंस्टीन, दैट इज कॉल्ड होगा
क्वांटम ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखो तो, इसको मिला दूं। अब इसमें देखो क्या बोलता है, ये तो था रिएक्टेंट के बेसिस पे रिएक्ट बोल रहा है, रिएक्ट मतलब रिएक्टेंट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखो, ये रिएक्ट बोल रहे हैं मतलब रिएक्टेंट के बारे में बोल रहे हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में बोलो तो कैसा बोला जा सकता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कितना 6.022 into 10 to the power 23. 1 mole is equal to 6.2 6.02 6.02 हाँ into 10 to the power 23। क्या आगे कुछ पूछे, फोटॉन तो एनर्जी का नहीं फोटॉन लिखा है, हाँ तो वो है क्वांटा या एच न्यू या फिर इसको पहले पढ़े अभी, हाँ पढ़े रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल बराबर इतना क्वांटा होता है, ठीक है। तो अब देखो मान लो मैं बोलूंगा 10 मोल है, तो गुणित 10 कर दो उसके साथ, 1 मोल का इतना क्वांटा तो 10 मोल का इतना क्वांटा। तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 10 मोल है, तो 10 मोल है तो क्या करोगे, यहाँ पे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दो। ये इससे जो आएगा वो होगा हमारा 5। 1 मोल बराबर उतना ही होता है। हाँ। 1 मोल में जो यूज नहीं करेंगे इसके पीछे में भी 1 मोल का नहीं है, आइंस्टीन का है। हमने 19 लिखा है, आइंस्टीन के लिए 80 यूनिट 1 मोल का लॉग नहीं सर, नहीं होता। आप समझ में आ गए सर। 1 मोल में जो यूनिट रखेंगे ना उतना ही रहेगा, इसके पीछे में भी यूनिट कर देंगे। 1 मोल क्वांटा बोलेंगे तो इसमें भी क्वांटा जोड़ देंगे। 1 मोल ए यू लिखेंगे तो इधर भी ए यू लिख देंगे। आइंस्टीन जो है वह किसके लिए दिया है, 1 मोल के लिए ही दिया है, चेक कर लो। वो जो है ना शायद 1 क्वांटा का ही है शायद इसका। किसका, प्रोटॉन का एनर्जी अलग है सर, हाँ इस मतलब मोल का नहीं है, मोल अलग होता है। तो वो क्या लिखा है, प्रोटॉन हाँ 1 moles ऑफ photons। 1 मोल आप मतलब 1 मोल में प्रोटॉन की एनर्जी हो जा रहा है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े, देखो कहीं पे 1 मॉलिक्यूल्स के द्वारा 1 क्वांटा लाइट के बेस पर रिएक्शन देता है। नहीं हो सकता, 1 मोल में 1 क्वांटा कैसे हो सकता है? यही तो बोल रहा है, ये देखो एक मॉलिक्यूल्स के लिए 1 क्वांटा यूज होता है, समझाया, यूज होता है। वैसे ही यहाँ पे बोलोगे कि जितना मोल रहेगा, क्या बोलोगे, उतना क्वांटा यूज होगा, ठीक है। तो 1 मोल्स बोल रहे हैं तो इसको भी हमको मोल्स ऑफ क्वांटा बोलोगे, मोल्स ऑफ क्वांटा बोलोगे। तो इसका बेसिस यही तो हुआ, 1 मोल्स में इतना क्वांटा, और दैट इज इक्वल टू आइंस्टीन। समझ में आया, वही चीज है। 1 मोल बोले तो 1 मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुम इसका मोल कॉन्सेप्ट में जाओ तो CO2 के 1 मोल में कितना होगा, तो क्या करोगे, इसका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा इनटू n करोगे। n क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है। तो एवोगैड्रो को पूरा करोगे तो उसका 1 मोल बनेगा, क्लियर है। अब इसके लिए तुम फोटॉन खोजने जा रहे हो, तो उसके साथ में भी n का क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्वांटा है 1 मोल का देख रहे हो, तो उस बेसिस पे क्या करोगे, उसमें भी n का
मल्टीप्लीकेशन करोगे जितना, इतने में कितने मॉलिक्यूल्स, तो जितना मॉलिक्यूल्स होगा दैट इज इक्वल टू इतना, ऐसा कर। क्लियर है? तो ये नॉर्मल सी चीज है। नंबर ऑफ मोल्स में क्या देखते हैं हम, आइंस्टीन देखते हैं। आइंस्टीन का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू कितने क्वांटा, तो 6.022 into 10 to the power 23 क्वांटा या फोटोन होता है। एक आइंस्टीन बराबर इतने के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मोल्स की संख्या अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आइंस्टीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 10 आइंस्टीन लेना, ठीक। तो इस बेसिस पे ये चीज लिखे, देखो 10 मोल है तो 10 आइंस्टीन या कितने क्वांटा, ऐसा क्वांटा या फिर 10 आइंस्टीन बोलेंगे। तो ये होता है हमारा क्या, तो क्वांटम यील्ड। अब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसी फॉर्मूला को प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट रिएक्ट बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट बोले, तो क्या लिखोगे, कैसे, हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ, कितना फॉर्म हो रहा है, ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट पे लिख रहे हैं, ये तो रिएक्टेंट था, कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। अब प्रोडक्ट के बेस पर लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय, अब देखो उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जितना नंबर का क्वांटा एब्जॉर्ब्ड होगा उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे इतने के टूटने में कितना क्वांटा लगा और उसके बनने में कितना क्वांटा लगा, वही चीज लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, ये हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ क्वांटा, सॉरी क्वांटा की जगह में अब यूज करेंगे क्या, आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो ये दोनों चीज समझ में आया। नॉर्मल वे में देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा दैट इज, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, क्वांटा वैल्यू। ऐसे देखोगे नंबर ऑफ मोल्स दैट रिएक्ट अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन, रेडिएशन के द्वारा जो एब्जॉर्ब होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो भी क्वांटम वैल्यू कहलाएगा। अब देखिए ये तो रिएक्टिव के बेसिस पे ना, अब प्रोडक्ट जितना मॉलिक्यूल्स का बन रहा है और उस मॉलिक्यूल के बनने में जितना क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ है, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो यह होगा क्या हमारा क्वांटम यील्ड। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, इसका रेशियो क्या होगा, ये सब देखिए में क्या लिखने दिया, हाँ इसको क्वांटम थ्योरी ने दिया है, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया है, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो क्वांटम, और आइंस्टीन उसमें बताया कि इतने 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23
क्वांटा होगा करके बताया, और दैट इज इक्वल टू 1 एंस्टीन। तो सिर्फ यूनिट को एंस्टीन दिया है और इसको क्वांटम थ्योरी दिया है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, देखो तो एच कौन दिया, प्लैंक्स ने, ठीक है, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी यूज करते हैं उसको, तो वहां पे ये नहीं बोल सकते कि ये इसको श्रोडिंगर प्लैंक्स ने दिया, और उसमें कंप्लीट श्रोडिंगर भी नहीं बोल सकते कि ये श्रोडिंगर ने ही दिया। क्यों? क्योंकि इस एच का वैल्यू तो प्लैंक्स ने दिया था, क्लियर है। तो ऐसा इसीलिए बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं, क्वांटम थ्योरी ने दिया बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वांटम हीट। अब देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स सुनो, क्या होता है काइनेटिक्स? हिंदी मत बोलना, ये सिंह बोलते रहते हैं। किसी भी वस्तु की जो गति गति बोल आगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, साजना